बैक टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस द क्रूशियल मंथ ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, द फर्स्ट 3 मंथ पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट। सारे जितने भी मैंने अप्स डाउन फेस किए अपने फर्स्ट 3 मंथ में ट्रांसप्लांट के बाद, मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. So to begin with my first 3 months of kidney transplant, पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट। सो सबसे पहले जो डिस्चार्ज डे था, मैंने अपना फर्स्ट 7 डेज पोस्ट ट्रांसप्लांट शेयर किया है। ऊपर दिए गए लिंक में आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और डिस्चार्ज से जस्ट अ डे बिफोर मेरा फॉर्चुनेटली बर्थडे पड़ता है और पड़ा था। ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा इतना अच्छे से बर्थडे हॉस्पिटल में सेलिब्रेट होगा और नेक्स्ट डे ही मेरा अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज था। इट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी ऑफ माय ट्रांसप्लांट। इसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप तैयार की है कि कैसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था हॉस्पिटल में डिस्चार्ज से जस्ट एक दिन पहले। होप यू गाइस लाइक इट। सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ। आफ्टर डिस्चार्ज मैं घर पे पहुंची तो मेडिकेशन एंड ऑल अच्छे से मुझे समझा दिए गए थे और वैसे ही मेडिकेशन सेम और कंटिन्यूअस 3 मंथ मेरी चली। हाँ, मैं अलग से अस्थमा पेशेंट और ब्रोंकाइटिल एलर्जी की वजह से मैं इनहेलर, मेरे को कहा गया था इनहेलर लेने के लिए, तो वो एक एडिशनल मेडिसिन थी। इसके अलावा मुझे 2 बार कॉमन कोल्ड हो गया था, तो उसके लिए मैं एंटी एलर्जिक जो मैं पहले से ही खाती थी, डॉक्टर ने उसी का दूसरा फॉर्म मुझे दे दिया था, तो वो मैं एंटी एलर्जिक, वो एक एडिशनल मेरी मेडिसिन थी। इसके अलावा मुझे 3 मंथ में सिर्फ एक बार ही स्टिचेस पे या न्यू किडनी पे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को फील होता था स्टिचेस पे पेन होने लगा था फॉर 1 दिन हुआ था। तो मॉर्निंग से हो रहा था तो इवनिंग तक मैंने वेट किया, फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने मुझे 7 डेज एंटीबायोटिक अलग से एक्स्ट्रा दी, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी, तो वो अलग से एडिशनल मेडिसिन थी। बाकी सारे मेडिकेशन नॉर्मल था और सब कुछ नॉर्मल था टिल 3 मंथ ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। ये मेडिकेशन का था। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। एवरी 15 डेज पे आपको हॉस्पिटल विजिट करना होता है फॉर ब्लड टेस्ट, या फिर घर पे अगर कोई आके लेके जाए। बट मोस्टली डॉक्टर्स हॉस्पिटल बुलाते हैं बिकॉज वो 15 दिन पे सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं, वो आपसे मिलते हैं, आपका चेकअप करते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो एवरी 15 डेज पे हॉस्पिटल विजिट करना होता था मुझे टिल 3 मंथ जो मेरे थे। तो उसमें ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी फ्रॉम द डे 1 एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मेरा लो था, पहले ही रिपोर्ट में मेरा हीमोग्लोबिन 9.5 आया था, पर धीरे धीरे वो इंक्रीज हुआ और 3 मंथ के एंड तक मेरा 10.5 हो गया था। तो हीमोग्लोबिन कम था मेरा आफ्टर ट्रांसप्लांट और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। कोई टेंशन की बात नहीं थी। इवन यूरिन रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल्स थी। जब मैं हॉस्पिटल में थी, जो मैंने फर्स्ट 7 डेज में पहले भी मेंशन किया है कि जब मेरा
यूरेट्रल बैग, जो यूरिन बैग होता है, वो जब निकला था, ब्लैडर मेरा कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा था, फुल हो जा रहा था। तो उस दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो दोबारा यूरिन बैग लगाना पड़ा था। तो उस समय मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया था इमरजेंसी में, अर्जेंट में। तो उस समय मेरे को पता चला कि ब्लैडर में 500 अगर मेरी कैपेसिटी है ml, तो उसमें 450 स्टोर ही रह जा रहा था यूरिन के थ्रू। एक बार में पूरा कंप्लीट क्लियर नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मुझे बार बार यूरिन प्रेशर पड़ रहा था और मेरे को बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ रहा था वॉशरूम। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हुई थी, नॉर्मल हो गई थी, पर 3 मंथ तक धीरे धीरे कम हो रही थी, पर ब्लैडर मेरा फुल रह रहा था। 450 के बाद मुझे जहां तक याद है 280 समथिंग हो गया था, 280 फिर भी रहता था ब्लैडर में यूरिन। तो ये प्रॉब्लम चलती गई, फिर 3 मंथ के लास्ट तक 120 हो गया था, 120 तक ब्लैडर में स्टोर रह रहा था, पर वो प्रॉब्लम थी, परसिस्ट कर रही थी। सो 3 मंथ तक ये मेरे को ब्लैडर की प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से मुझे बार बार यूरिनेट करने जाना पड़ता था। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद आपको जैसे पहले यूरिन काउंट करने को कहा जाता है, वैसे ट्रांसप्लांट के बाद भी डेली बेसिस पे यूरिन काउंट है उसका मेजर रखने को कहा जाता था। पर मेरे ये जो ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने डॉक्टर से बात की थी कि फिर मैं अच्छे से मेजर नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज प्रॉपर प्रेशर वैसे भी नहीं बन रहा है मेरे को यूरिन का। तो मुझे ये स्किप करने को कहा गया था, मतलब लाइक वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ही तुम मेजर कर लो, बट डेली बेसिस पे डॉक्टर यूरिन मेजर करने को कहते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट भी टिल 3 मंथ्स। सो मेरे साथ ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई थी। ये मेरा एक साथ अनफॉर्चुनेट थिंग थी, जो लाइक 450 मतलब लाइक यूरिन निकल ही नहीं रहा है, और उसके बाद भी वो धीरे धीरे कम हुआ, पर स्टिल 120 ब्लैडर में स्टोर ही रहता था। तो मेरी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो 3 मंथ तक मैं उससे थोड़ी सी परेशान थी। और डॉक्टर से डिस्कस करने पे उन्होंने ये बोला कि ये वैसे तो सर्जन से भी मैं अलग से मिलने गई थी, नॉट इवन माय नेफ्रोलॉजिस्ट, सर्जन भी। तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वेट किया, और बट एक बैक ऑफ द माइंड में नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि इन केस अगर ये ब्लैडर पूरा फुली क्लियर नहीं हुआ जैसे होता है, तो हो सकता है तुमको खुद से यूरिन बैग लगाना पड़ जाए काफी टाइम तक, फिर से सेल्फ बैग लगाना और सेल्फ निकालना, ये सब प्रोसेस समझनी पड़ जाए, और ये करना पड़ सकता है। पर धीरे धीरे होपफुली मेरा धीरे धीरे ये जो ब्लैडर का स्टोरेज था वो कम होने लगा। इस लाइक इतनी यूरिन की प्रॉब्लम थी कि जैसे 15 डेज में हॉस्पिटल विजिट करने जाना पड़ता था। मैं वॉशरूम करके ही मैं घर से बाहर निकलती थी हॉस्पिटल जाने के लिए, और इन द वे मुझे इतना तेज प्रेशर पड़ता था कि मुझे कैसे भी मेरे को ऑल टाइम सारी प्रिपरेशन रखनी पड़ती थी। कोई ना कोई मुझे लैब या छोटा डॉक्टर का क्लिनिक या हॉस्पिटल, कुछ ना कुछ जो रास्ते पे बड़े अच्छा रेस्टोरेंट, बिकॉज आपको इन्फेक्शन से बहुत बच के रहना पड़ता है। तो मेरे को काफी एकदम प्रॉपर क्लियर करके चलती थी कि मेरे को कहीं यूरिन ना बन जाए। फिर भी एक बार ऐसा हुआ था, तो मुझे एक लैब मिल गया था, पैथोलॉजी मिल गई थी, तो मैं फिर वहां पे मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, जबकि इतना डिस्टेंस ही नहीं था, सिर्फ हाफ एन आवर का डिस्टेंस था मेरे घर से हॉस्पिटल का। पर मेरे को ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से बहुत 3 मंथ तक तो सफ़र करना ही पड़ा था, पर इतना नहीं, पर हाँ करना पड़ा था। मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम थी, बार बार यूरिन प्रेशर बनता था बिकॉज ब्लैडर क्लियर नहीं होता था। जो भी आपको मेडिकेशन मिलती है उसमें प्रेडिसोन, स्टेरॉइड्स इतनी होती हैं कि आपको बहुत भूख लगती है। लाइक मुझे तो बहुत भूख लगती थी, इस लाइक कि मैं ऑल टाइम हंग्री रहती थी। ऐसा नहीं है मेरे को भूख लगती थी, ऐसा होता था मैं कोई भी मील से अपने आप को कम्प्लीटली स्टमक फुल नहीं फील करती थी। हमेशा ऐसे लगता था मेरा पेट भरा ही नहीं है। इस तरीके से मुझे ऑल टाइम भूख लगती रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत खाती थी, एंड वो भी एक कॉज था। और प्लस फर्स्ट 3 मंथ आप थोड़ा रेस्ट मोड पे भी होते हो, तो फिजिकल एक्टिविटीज आपकी जीरो होती है। उसकी वजह से जो अदर साइड इफेक्ट्स भी हैं मेडिसिन के मेरे साथ हुए फर्स्ट 3 मंथ में, और काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो मैं पहले भी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि वेट गेन एंड हेयर लॉस। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा। 41 kg से 55 kg में पहुंच गई थी विद इन 2 मंथ। इतना सारा वेट गेन हुआ था। वेट गेन तो स्टिल प्रोसेस में है मेरे, मतलब लाइक रुका हुआ है, पर वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं अभी वेट लॉस के तरफ थोड़ा फोकस कर रही हूँ कि वापस मेरा वेट लॉस हो। सो उस समय ये भी था कि बहुत सारा वेट गेन होता है मेडिसिन की वजह से, हेयर फॉल होता है, और ऑल टाइम भूख लगती रहती है। ऑल टाइम मैं हमेशा हर
आवर और 2 आवर में मेरे को पेरेंट्स को, अपनी मदर को बोलना पड़ता था मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है आफ्टर ट्रांसप्लांट, क्योंकि इतनी सारी मेडिकेशंस मिलती हैं तो उसके कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सारे फर्स्ट 3 मंथ में आपको फेस करने पड़ते हैं। सो ये हुआ था मेरे साथ, मेरे को बहुत भूख लगती थी एंड मैंने बहुत खाया भी। इट्स लाइक मैं डॉक्टर को बोलती थी डॉक्टर मेरे को बहुत भूख लगी है, वो कह रहे कोई बात नहीं खाओ, तो मैं बहुत खाया भी, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी होती है आफ्टर ट्रांसप्लांट, ये सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और सो उसको फोकस करके खाइएगा, हेल्दी खाइएगा, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया है तो नाउ यू आर फ्री। आपका हेल्थ आपके हाथ में है, यू आर फ्री टू ईट एवरीथिंग, बट क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पे हमेशा ध्यान रखने की बात है। डिस्चार्ज होने के 15 डेज बाद जो ट्रांसप्लांट के स्टिचेस होते हैं वो खोले जाते हैं। मैं 15 डेज के बाद शेड्यूल हुआ था कि मेरे ट्रांसप्लांट के स्टिचेस खोले जाएंगे। स्टिचेस कैसे होते हैं? थ्रेड के स्टिचेस नहीं होते हैं, स्टेपलर होता है, स्टेपलर टाइप का होता है, खूब सारे स्टेपलर होते हैं लाइन से, उस तरह के स्टिचेस होते हैं। तो इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब मेरा स्टिचेस खुलने गया 15 डेज बाद, जब मैं स्टिचेस अपना खुलवाने गई, तब मेरा इतना गैप रह गया था, स्किन हील नहीं हुई थी, वुंड हील नहीं हुआ था, तो इतना ओपन रह गया था मेरा वुंड। उसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बिकॉज वुंड उस समय तो ओपन हो गया। मैं तो बहुत घबरा गई कि ये कैसे हुआ, कैसे। तो सर्जन आए और उन्होंने बोला बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि वुंड हील नहीं हो पाता है कम्प्लीटली, तो कुछ नहीं होगा, तुम बार बार उस पर पट्टियाँ होंगी, चेंजेस, रोज बेटाडीन से बेटाडीन और एक वाटर था उसे साफ सफाई होगी और डेली पट्टी होगी, मलहम पट्टी होगी, तो इससे वुंड हील हो जाएगा। तो 15 डेज के बाद डॉक्टर ने 10 डेज तक मेरा हर 3 डेज पे वुंड की पट्टियाँ चेंज करने आते थे घर पे। वुंड की पट्टियाँ चेंज होती थी बिकॉज मेरा वुंड खुल गया था। सो ये हुआ था, पर फिर भी वो हील नहीं हुआ, क्योंकि वो जो खुला हुआ पोर्शन था वो वापस बंद ही नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत पस तो नहीं था, पस फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, एक तरह से वुंड सूखा ही था, थोड़ा बहुत पस होगा तो होगा बट नहीं था। सो वुंड हील नहीं हुआ, वो स्किन आपस में जुड़ी ही नहीं, ऊपर से जो गैप हो गया था वुंड में। तो जब मैं स्टेंट रिमूव कराने गई, मैंने स्टेंट रिमूवल का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं माय एक्सपीरियंस ऑफ स्टेंट रिमूवल। सो जब मैं स्टेंट रिमूव कराने गई तभी डॉक्टर ने कहा कि तब हम कंप्लीटली चेक करेंगे कि इस पे क्या हो सकता है, वुंड क्यों नहीं हील हो रहा है। तो स्टेंट रिमूव करने के बाद वहीं ओटी में सर्जन आए, स्पेशली उन्होंने मेरा वुंड देखा और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुमको वैक लगाना पड़ेगा। सो वैक एक मशीन होती है, इतनी बड़ी मशीन होती है। सो वो क्या करती है, अगर आपके वुंड में कोई पस रह जा रहा है या वो सारा खींच के उस एक पाइप टाइप का होता है और वो आपके वुंड में पूरा चिपका देते हैं वैक को। एक थर्माकोल जैसा कुछ राउंड सा होता है, उसकी हेल्प से पाइप को अटैच करते हैं और आपके वुंड पे चिपका देते हैं। सो वुंड पे चिपका देते हैं तो उससे क्या होता है, वो सारा पस को खींच लेती है और आपकी स्किन को भी ऐसे खिंचाव फील होगा, वो वर्क कर रही होती है। तो वो पस उससे निकालते हैं और वुंड को सुखाने में और हील करने में हेल्प करते हैं। तो स्टेंट रिमूवल वाले दिन मेरा फिर से 15 डेज के लिए वैक मशीन लग गई थी। डॉक्टर ने कहा था 2 वीक तक मैं वैक मशीन प्रिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि वैक से वुंड हील हो जाएगा। तो 1 मंथ मेरा पास हो गया था, क्योंकि 1 मंथ बाद मेरा स्टेंट रिमूवल था। तो उस दिन मेरी वैक मशीन लगी, क्योंकि वुंड हील नहीं हुआ था। और उसके बाद वो 2 वीक तक वैक मशीन प्रिस्क्राइब था, तो मैं 2 वीक तक और वेट की। 2 वीक क्या, मैंने 15 डेज तक वैक मशीन को लगा के रखा। तो एक तरह से 1.5 महीने पास हो चुके थे मेरे पोस्ट ट्रांसप्लांट के। तो उसके बाद मैं फिर से जब गई तो मेरा स्टिल वुंड हील नहीं हुआ। सो डॉक्टर ने कहा पस तो नहीं है, वुंड पूरा सूखा है, पूरा क्लियर है, बस जो वो स्किन है, जो गैप है, वो आपस में ऑटोमेटिक चिपक नहीं रहा है, आपका ऊपर से स्किन नहीं आ रही है, वो कवर नहीं हो रहा है, वो ओपन रह जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। सो अब मैं बोलूँगा कि आपको रीस्टिचिंग करानी पड़ेगी। सो दैट हर्ट मी समवेयर कि
मुझे फिर से स्टिचेस कराने पड़ेंगे। एंड बिकॉज सेकेंड स्टिचेस में मैं सेंस में थी, कुछ भी कोई भी लाइक एनेस्थीसिया या वुंड पे भी कोई भी लोशन या एनेस्थीसिया नहीं लगा था, डायरेक्ट स्टिचेस होने थे। तो बहुत ज़्यादा लाइक मेरे साथ ये अनफॉर्चुनेट हो गया था। और फिर मैं 1.5 महीने बाद ने वापस अपॉइंटमेंट ली एंड फिर से मेरे स्टिचेस पे रीस्टिचिंग हुई। वो रीस्टिचिंग हुई और वो रीस्टिचिंग भी मेरी कट वाली थी, अपने आप वो नहीं था, थ्रेड से हुई थी रीस्टिचिंग, फिर से स्टेपलर नहीं हुए थे, पर वो वापस कटवाने जाना था वापस वो स्टिच, तो वो फिर लगा, रीस्टिचिंग हुई एंड वापस पूरा वुंड को पैक किया। और अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ बाद, हाँ, वो जो दोबारा रीस्टिचिंग हुई वो 10 डेज, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 10 डेज के लिए वो रीस्टिचिंग हुई थी, 10 डेज, 7 to 10 डेज के लिए। और 7 to 10 डेज बाद उसको कटवाने जाना था, तो 7 to 10 डेज बाद मैं उसको कटवाने गई। तो 2 मंथ पास हो चुके थे मेरे पोस्ट ट्रांसप्लांट के और मेरा सिर्फ वुंड हीलिंग प्रोसेस ही चल रही थी। दिस वॉज द डाउन साइड जो मेरे साथ हुआ ट्रांसप्लांट के बाद। सो ये मेरे को थोड़ा सा फेस करना पड़ गया था आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट। 2 मंथ बाद मेरा जब प्रॉपर क्लियर हुआ तब तक मेरा वेट 41 से जो कि 55 kg के लिए हो गया था। मैं उसके लिए भी बहुत कंसर्न थी। तो मैंने डॉक्टर से तब पूछा था, क्योंकि तब तक तो मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी, मैं बिकॉज वुंड मेरा हील नहीं है, तो मैं कुछ भी अपने आप को थोड़ा सा भी, इतना सा भी प्रेशर नहीं दे सकती थी अपनी बॉडी पे, कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ कंप्लीटली ऑन बेड थी मैं। सो 2 मंथ बाद मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि स्टार्ट वॉकिंग, पहले अपने रूम में ही वॉक करो 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में। फिर अपने घर की ही छत पे मुझे अलाउ किया गया कि तुम अपने घर की छत पे जा सकती हो, बाहर घर से नहीं निकलने दिया था 3 मंथ तक, बिकॉज आप इन्फेक्शन प्रोन होते हो। सो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है, डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि किडनी रिजेक्शन हो सकता है कि आप घर से बाहर भी जाएं। तो मैं बाहर नहीं गई थी, मैं अपने घर की छत पे वॉक करती थी। फिर मैंने 15 मिनट को 30 मिनट कर दिया था, थोड़ी ही दिनों में, विद इन अ वीक में। फिर 30 मिनट में अपने छत पे मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करती थी। तो उसने क्या किया था, वेट को होल्ड कर लिया था, फिर वो वेट आगे नहीं भाग रहा था। सो ये एक्सरसाइज वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में और कोई एक्सरसाइज आपको अलाउ ही नहीं की जाएगी एक्सेप्ट वॉकिंग, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो कोई एक्सरसाइजेस नहीं अलाउड की जाती है। इवन 6 मंथ तक मुझे पोस्ट ट्रांसप्लांट के 6 मंथ तक सिर्फ वॉकिंग ही अलाउड थी, और मैं सिर्फ वॉकिंग ही करती थी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये वॉकिंग मैंने फॉलो किया था। सो ये आप बिल्कुल भी ऐसे एकदम रेस्ट मोड पे नहीं रहिएगा, बिकॉज वॉकिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और वो आपका वेट गेन नहीं भी हो रहा हो तो भी आपके हेल्थ बेनिफिशियरी में काम आएगा, बहुत बेनिफिट करेगा आपको। और आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप भी नहीं कीजिएगा और वॉकिंग कीजिएगा, बट कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। जो था वो ये था कि फर्स्ट 3 मंथ में मुझे नो डाइट डायबिटीज भी हो गई थी। तो मैं लेट हो गई अपने डाइटिशियन से मिलने में। उससे पहले मैंने बताया मेरे को बहुत भूख लगती थी और मैं बहुत खाती थी। तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर डायबिटिक स्पेशल डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे डाइटिशियन से कंसल्ट करने को कहा। तब उन्होंने मेरा डाइट चार्ट बनाया 1450 कैलोरी अ डे का, सिर्फ 1400 कैलोरी अ डे मेरे को खाना डाइटिशियन ने अलाउ किया। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा मॉर्निंग में क्या खाना है, उसके बाद क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, फिर इवनिंग में क्या खाना है, डिनर में प्रॉपर चार्ट बनाया। और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी ईटिंग हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की। बहुत टफ था बिकॉज भूख बहुत लगती थी, लिटरली मुझे बहुत भूख लगती थी। सो ऐसा नहीं था कि भूखा रहना है, डाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी तरह की डाइट का कि आपको भूखा रहना है, बट आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आप डाइटिशियन से जरूर मिलिएगा। इनफैक्ट अगर आप नहीं मिले हैं, आपके डॉक्टर ने भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, तो भी अगर आपको लगे तो आप सामने से डॉक्टर से कहिए कि मुझे डाइटिशियन से भी मिलना है, थोड़ा अपने रूटीन का कि क्या खाना है मुझे ये भी चेक करना है। सो मैंने ये किया था आफ्टर, पर मैं 3rd मंथ के लास्ट तक गई थी डाइटिशियन से मिलने में। 2
2.5 मंथ के बाद मैं मिलने गई डाइटिशियन से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स डाली ताकि मेरी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में हो और जो हंगर है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में हो और मैं थोड़ा अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ खाऊं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में मेंशन कर रखा है, वाटर इनटेक अचानक से बढ़ जाता है तो यू हैव टू टेक 6 to 7 लीटर अ डे। तो ये पूरे 3 मंथ तक कंटिन्यू था, मैं 6 to 7 लीटर अ डे ही पीती थी। पर जैसे ही 3 मंथ ओवर होने लगा, 3 मंथ जैसे खत्म ही हो गया एग्जैक्टली, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप थोड़ा चेंजेस कर सकती हूँ, थोड़ा पानी कम पी सकती हूँ, बिकॉज 6 to 7 लीटर अ डे मीन्स आपको जबरदस्ती पानी पीना है, आपको ध्यान में रखे पीना, इतना पानी खत्म ही होना चाहिए। जैसे ट्रांसप्लांट से पहले आप ध्यान में रखते हो कि 1 लीटर से कहीं ऊपर ना चला जाए, वैसे ही इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपको 7 लीटर वाटर पीना ही है, अदर लिक्विड अलग से वो काउंट नहीं होता है इसमें। सो आफ्टर 3 मंथ मेरा वाटर इनटेक भी डॉक्टर ने कम कर दिया, 6 to 7 से मेरा 5 to 6 कर दिया, देन 4 to 5 कर दिया मेरा, तो 4 to 5 कर दिया। और अभी भी डॉक्टर मुझे 3 to 4 लीटर अ डे पीने को पानी कहते ही कहते हैं, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। सो अब नॉर्मल वाटर है। सो पहले तो बहुत पानी इनटेक करना होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। इसके अलावा खूब सारे सिर्फ ये फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं आपके साथ, फिजिकल चेंजेस में आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप बहुत हेल्दी फील करते हो, बहुत एक्टिव फील करते हो। लाइक अलाउड नहीं होता है, मुझे तो वुंड की वजह से 2 मंथ तक कंप्लीट रेस्ट में था, पर ऐसा बहुत अंदर से एक्टिव फील करते हो कि लाइक अब मुझे कुछ करना है, आई कैन डू फिजिकल एक्टिविटीज। जैसे ट्रांसप्लांट से पहले रीनल डाइट के पेशेंट बहुत टायर्ड फील करते हैं ऑल टाइम, वो उनके अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, स्ट्रेंथ भी नहीं रहता, पर ट्रांसप्लांट के बाद पॉजिटिव चेंजेस आती है आपके साथ। पर थोड़ा सा इमोशनल चेंजेस भी आता है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो जाती है आपकी फर्स्ट 3 मंथ में, बिकॉज जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं और मेडिसिन की वजह से सब मेडिसिन चेंजेस, और आपको फर्स्ट 3 मंथ इट्स लाइक मैं तो रूम क्वारंटाइन में रही थी ताकि मैं इन्फेक्शन से बचा सकूं अपने आप को। मैंने प्रॉपर में रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी अंटिल एंड अनलेस मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट ना करना हो, और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने छत पे जाती थी वो अलग से। उसके अलावा मैं रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी, बिल्कुल पैक्ड रहती थी, और कोई किसी से मिलना जुलना नथिंग एल्स। मेरे को बहुत अच्छे से अपने आप को, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा और कुछ भी होगा तो तुरंत ही वो आपकी न्यू किडनी पे इफेक्ट देगा और वो रिजेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। तो बहुत अपने आप को बचा के रखना होता है। सो काफी जो रूम में पैक रहने से थोड़े से अलग वो थोड़ा सा इमोशन रहता है, तो खूब सारे इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग्स मेरे साथ तो खूब सारे होते थे। मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, गुस्सा आता था, एक छोटी छोटी बात पे बाद में सोचती थी मैं इसमें क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, पर मेरे को कंट्रोल नहीं होता था। सो खूब सारे मूड स्विंग्स होते थे, कभी मैं बहुत खुश हो जाती थी व कभी बहुत गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन होता था अंदर से। सो ये सारे इमोशनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं फर्स्ट 3 मंथ में आपके ट्रांसप्लांट के बाद, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए। इसके अलावा स्लीप का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है ट्रांसप्लांट के बाद, प्रॉपर रेस्ट करना है। मेरे साथ थोड़ा सा स्लीप इश्यू था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा था कि नींद थोड़ी कम आती थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट 1.5 मंथ तक थोड़ा सा स्लीप इशू था, पर मैंने थोड़ी सी लापरवाही इसमें दिखाई, मैंने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। पर आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रेस्ट दीजिएगा, प्रॉपर सोने की कोशिश कीजिएगा। और सो मैं क्या करती थी मैं तो फोन, मूवीज, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी उस समय, गॉड। पर ये सब आप बिल्कुल मत कीजिएगा, रात को प्रॉपर सोइएगा, 7 to 8 आवर्स जो नॉर्मल स्लीप होती है वो प्रॉपर लीजिएगा। मेरे साथ थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लीप इश्यू था, मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आती थी, उसके बाद तो कम्प्लीटली नींद आने लगी थी आराम से इजीली, पर स्टार्टिंग में नहीं आती थी। सो पर मैं उस समय थोड़ी लापरवाही कर दी। पर आप नहीं कीजिएगा, अगर आपको भी थोड़ा सा स्लीप इशू है, स्टार्टिंग में नींद कम आ रही है, तो भी सोने की कोशिश कीजिएगा। मेरे साथ बहुत सारे डाउन थे और बहुत सारे अपसाइड भी थे। आई एम गेटिंग अ न्यू किडनी, आई एम गेटिंग अ न्यू लाइफ। सो दीज वर the things and these were my experience regarding the 90 days after
किडनी ट्रांसप्लांट सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, जो होती हैं सबके साथ, बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस एंड बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशन वी हैव टू टेक। आपको रूम में रहना ही रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको एकदम इन्फेक्शन फ्री रखना है अपना आसपास का एटमॉस्फेयर, बिकॉज जरा सा भी इन्फेक्शन आपको तुरंत अटैक कर सकता है, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम एकदम जीरो हो चुका होता है, लो हो चुका होता है। सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी न्यू किडनी एडजस्ट हो चुकी होती है आपकी बॉडी में। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल फॉरेन ट्रीट करती है आपकी बॉडी उस न्यू किडनी को, तो वो उसी से लड़ रही होती है, पर आपको बहुत ध्यान से एकदम संभल के रहना है। सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी और न्यू किडनी आपस में एडजस्ट हो जाती हैं। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ भी सजेशन है रिगार्डिंग पोस्ट ट्रांसप्लांट, या कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई भी चीजें हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के भेज सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर ऑल द क्वेरीज रिगार्डिंग प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव लर्न एंड ग्रो।